एक ऐसी घटना जिसने दक्षिण एशिया की भू राजनीति को उसकी जड़ों से हिला दिया और सदियों पुरानी हर रेड लाइन को हमेशा के लिए मिटा दिया। ऑपरेशन सिंदूर। ये कोई आम मिलिट्री स्ट्राइक या सैन्य कार्रवाई नहीं थी। ये एक ऐसी रणनीतिक क्षमता और बिल्कुल नापे-तुले पलटवार की कहानी थी जिसने पूरे क्षेत्र का निजाम बदल दिया। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम सरकारी दस्तावेज और ऑफिशियल मिलिट्री रिकॉर्ड्स के जरिए इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के बिल्कुल कोर तक जाएंगे। बिना किसी पॉलिटिकल बायस के बिल्कुल तथ्य और ऑब्जेक्टिव डिटेल्स के आधार पर समझेंगे कि आखिर उस रात पर्दे के पीछे क्या हुआ था। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की खूबसूरत वादियां अचानक एक खौफनाक सन्नाटे में बदल गईं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स बताती हैं कि सीमा पार से आए आतंकियों ने बेहद क्रूरता से 26 मासूम लोगों की जान ले ली। और इस पूरे आक्रमण की सबसे दर्दनाक बात यह थी कि लोगों को उनका धर्म पूछ-पूछ कर निशाना बनाया गया। ये महज एक आतंकी हमला नहीं था, ये देश को अंदर से तोड़ने और सांप्रदायिक आग भड़काने की एक सोची समझी साजिश थी। और यही वो ट्रेजेडी थी, यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उस अभूतपूर्व मिलिट्री एक्शन की नींव रखी जिसे दुनिया आज ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानती है। अब इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले एक बात पूरी तरह क्लियर करना जरूरी है। हम यहाँ जो भी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, टाइमलाइंस या आंकड़े डिस्कस करने वाले हैं वो हवाई बातें नहीं हैं। ये सब कुछ सीधे तौर पर भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB की ऑफिशियल प्रेस रिलीज पर आधारित है। हमने अपनी तरफ से कोई अनुमान या राय नहीं जोड़ी है, बल्कि सिर्फ उन्हीं तथ्यों को सामने रखा है जो ऑफिशियली रिकॉर्ड किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद शुरू हुए उस शुरुआती टकराव की। PIB की रिलीज दिखाती है कि जैसे ही भारत ने अपनी तैयारी शुरू की, वैसे ही विरोधी खेमे से एक कोऑर्डिनेटेड और भड़काऊ प्रतिक्रिया देखने को मिली। उन्होंने सिर्फ मिलिट्री बेसिस को नहीं, बल्कि खास धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। जम्मू के शंभू मंदिर पर ड्रोन से हमला, पूंछ में एक गुरुद्वारे को निशाना बनाना और यहां तक कि एक क्रिश्चियन कन्वेंट पर आर्टिलरी फायर। ध्यान दीजिए, ये रैंडम हमले नहीं थे। ये भारत की आंतरिक एकता को तोड़ने और एक जज्बाती रिएक्शन उकसाने की एक बेहद कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्ट्रैटेजी थी। लेकिन असली जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही थी। आइए इसके दूसरे हिस्से को समझते हैं, जहां मैदान डिजिटल था, सूचना और छादमा युद्ध। जमीनी हमलों के बिल्कुल समानांतर एक और खतरनाक हमला चल रहा था, फेक न्यूज और भ्रामक जानकारियों का एक अग्रेसिव डिजिटल कैंपेन। लेकिन इस आक्रमण का जवाब जज्बात से देने के बजाय एक ठोस त्रिस्तरीय कूटनीतिक स्ट्रैटेजी अपनाई गई। पहला कदम था बिना किसी सनसनी के एकदम सटीक टैक्टिकल रिजल्ट सामने रखना। दूसरा, विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा की जा रही हेराफेरी का पर्दाफाश करना। और तीसरा, सबसे अहम कदम, नागरिकों के बीच मीडिया लिटरेसी बढ़ाना ताकि लोग खुद फेक न्यूज़ पहचान सकें। इस बेहद संयमित अप्रोच ने ग्लोबल नैरेटिव पर भारत की पकड़ को मजबूत बनाए रखा। इस डिजिटल और साइकोलॉजिकल मैदान के बाद नैरेटिव आगे बढ़ता है उस असली क्लाइमैक्स की तरफ जिसने विरोधी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया, सटीक सैन्य जवाबी कार्रवाई। इस मिलिट्री एक्शन की रफ्तार और प्रिसिशन ऐसी थी जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। 0 घंटे यानी हमले के पहले क्षण पर एक साथ कई प्रिसिजन मिसाइल स्ट्राइक्स लॉन्च होती हैं। अगले ही घंटे कामिकाजी ड्रोन्स लाहौर की एयर डिफेंस सिस्टम को कंप्लीटली बेअसर कर देते हैं और हमला शुरू होने के सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर 11 बड़े और बेहद अहम मिलिट्री बेसिस को सक्सेसफुली तबाह कर दिया गया। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तस्दीक करता है कि इनमें नूर खान, सरगोदा और स्कर्दू जैसे हाईली सिक्योर मिलिट्री इंस्टॉलेशन शामिल थे। 23 मिनट 23, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उस कोर एरियल ऑपरेशन की अभूतपूर्व स्पीड का प्रूफ है। दस्तावेजों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट्स ने स्कैल्प मिसाइल्स और हैमर बॉम्ब्स का प्रयोग करते हुए इस बेहद कॉम्प्लेक्स प्रिसिजन मिशन को स्ट्रिक्टली 23 मिनट के अंदर अंजाम दिया। एक्शन इतना तेज और सटीक था कि सामने वाले डिफेंस सिस्टम के पास रिएक्ट करने तक का वक्त ही नहीं बचा। जब हमला रुका तो तबाही का स्केल चौंका देने वाला था। इन्हें सिर्फ आंकड़ों की तरह मत सुनिए, इनका मिलिट्री इंपैक्ट समझिए। 9 बड़े टेरर लॉन्च पैड्स मिट्टी में मिला दिए गए। विरोधी वायुसेना का लगभग 20% इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही झटके में नीस्तोनाबूद हो गया। सरगोदा और भुलारी में कई F-16 और JF-17 फाइटर जेट्स निशाना बनाए गए और सिर्फ भुलारी एयरबेस पर ही 50 से ज्यादा लोग आहत हुए, जिनमें स्क्वाड्रन लीडर ऊदन यूसुफ भी शामिल थे। ये एक ऐसा सामरिक झटका था जिसे उनकी सेना दशकों तक नहीं भुला पाएगी।
इस भारी तबाही के बीच पीआईबी रिलीज एक बेहद सिंबॉलिक डिटेल का जिक्र करती है। रहीम यार खान एयरबेस के सुलगते हुए मलबे से आसिफ अली जरदारी की एक आधी जली हुई तस्वीर मिली। किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के शॉट जैसी लगने वाली ये चीज दरअसल एक बहुत बड़ा संदेश थी। ये तस्वीर प्रतीक थी उस अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती और उस गहरे आघात की जो विरोधी देश की सैन्य प्रतिष्ठा और उनके गुरूर पर लगी थी। जमीन और मिलिट्री बेसिस की बात हुई, अब आकाश में लड़ी गई इस हाई स्टेक्स जंग को समझते हैं। वायु रक्षा और ड्रोन युद्ध। आसमान में जो टकराव हुआ वो दरअसल दो देशों की मिलिट्री टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट टेस्ट था। एक तरफ था भारत का स्वदेशी आकाश तीर मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम। इसने हवा में आए हर एक ड्रोन और मिसाइल को सफलता से ब्लॉक किया, जिसका परिणाम ये रहा कि एक भी नागरिक की जान नहीं गई। और ठीक इसके उलट थी विरोधी खेमे की चाइनीज HQ-9 डिफेंस सिस्टम। जब उस पर हमला हुआ तो वो कंप्लीटली जैम हो गई, बाईपास कर ली गई और पूरी तरह से फेल हो गई। ये क्लैश ऑफ टेक्नोलॉजी अपने आप में दोनों देशों की क्षमता का अंतर दिखाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा गया। अब आते हैं उस कोल्ड कैलकुलेटिंग नॉन काइनेटिक वॉरफेयर पर, जिसने बिना एक भी अतिरिक्त गोली चलाए विरोधी देश का दम घोट दिया। आर्थिक और कूटनीतिक घेराबंदी। इस आर्थिक घेराबंदी का सबसे ताकतवर हथियार बॉम्ब नहीं बल्कि पानी था। इस डेटा को देखिए। दूसरा देश अपने टोटल वाटर यूजेज के लिए सिंधु नदी प्रणाली यानी इंडस रिवर सिस्टम पर 93% निर्भर करता है। 95%। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक यही नदी प्रणाली वहां के 80% एग्रीकल्चर को जिंदा रखती है और जीडीपी का 1/4 हिस्सा यहीं से आता है। जब इंडस वाटर ट्रीटी को रोका गया तो उसका आर्थिक इंपैक्ट किसी भी मिलिट्री स्ट्राइक से कहीं ज्यादा भयानक था। और इस ट्रीटी के निलंबन के साथ ही एक बेहद सख्त कूटनैतिक संदेश दिया गया। रक्त और जल एक साथ नहीं बह सकते। ये कोई आम बयान नहीं था। इस एक स्टेटमेंट ने एक अनप्रेसिडेंटेड फैसले को जन्म दिया, जहां झेलम और चिनाब जैसी पश्चिमी नदियों पर नए रिजर्वॉयर बनाने और उनके जल संसाधनों पर सीधा कंट्रोल लेने की शुरुआत हो गई। घेराबंदी यहां खत्म नहीं हुई। अटारी वाघा बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। प्याज के एक्सपोर्ट से लेकर सीमेंट और कपड़ों के इंपोर्ट तक हर तरह के बायलैटरल ट्रेड को तुरंत रोक दिया गया। वहां के नागरिकों के तमाम वीज़ास कैंसिल करके उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। यहां तक कि कलाकारों, कल्चरल एक्सचेंजेस और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स तक पर टोटल बैन लगा दिया गया। ये एक ऐसी विशाल घेराबंदी थी जिसने बिना किसी और ब्लडशेड के विरोधी को आर्थिक तौर पर पूरी तरह पैरालाइज कर दिया। इन तमाम टैक्टिकल स्ट्राइक्स और डिप्लोमैटिक सैंक्शंस का एंड रिजल्ट क्या निकला? आइए अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं। द न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, यानी एक नया सुरक्षा सिद्धांत। ऑपरेशन सिंदूर ने साउथ एशिया की भू राजनीति में एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे अब कभी मिटाया नहीं जा सकता। उसका निष्कर्ष इस एक ऑफिशियल प्रिंसिपल में छिपा है। भविष्य में होने वाले किसी भी आतंकवादी हमले को सीधे तौर पर युद्ध की कार्यवाही यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इस अकेले ऐलान ने स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट यानी संयम की पुरानी नीति को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। अब आतंकवादी और उन्हें पालने वाले देश में कोई फर्क नहीं बचा है। लेकिन इस नए दौर की शुरुआत के साथ ही एक बड़ा सवाल सामने आता है। इस नए आक्रामक नियमात्मक दौर में क्या साउथ एशिया कभी स्थायी शांति देख पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक और बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी है? जरूर सोचिएगा।